सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन टुडे। इन्फ्लेशन बेसिकली मैंने मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, ईमेल्स करते हैं कि आप इन्फ्लेशन के ऊपर बात क्यों नहीं करते, इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाते, या लेट से आप हमें इसका कोई रेमेडी क्यों नहीं बताते हैं। तो रेमेडी तो मैं खैर अक्सर वीडियोस में इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता हूँ, लेकिन इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन के बारे में मैं बात क्यों नहीं करता हूँ, उसका एक रीज़न तो ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो मैक्रो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, जिस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी उस लेवल के ऊपर नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों पर कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर सकूं अथॉरिटी के साथ। लेकिन इस पॉइंट पर इन्फ्लेशन पे आज बात करने का रीज़न ये है कि एक मैं जानता हूँ, एक साहब हैं, इन्फ्लेशन की वजह से तो वो इतने हिट नहीं हुए जितने उनको नुकसान इन्फ्लेशन के डर से हुआ है। तो मैं आज उसकी बात करूंगा, और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारी रिसर्च है जो मैंने की है, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं काफ़ी रेफरेंसेस दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके। प्लस ये कि इसके अंदर मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की प्रोडक्टिविटी की। अगर पहली दफ़ा इस वीडियो को देखना है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी एक पर्सपेक्टिव बन सके। इन्फ्लेशन की वजह से डर अगर जो आपके दिमाग में आता है, उसकी वजह से जो आप गलतियाँ करते हैं वो आप ना कर सकें। अभी आप इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं बार-बार इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि ये मैं वीडियो एडिट करवाता हूँ अपने बेटे से, तो मैं इस तरह की वीडियो ट्राई कर रहा हूँ कि बने कि उसको भी समझ में आ सके कि ये बातें जो हो रही हैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो कि लोग मुश्किल तरीके से बताते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है कि अब जो महंगाई आप कहते हैं उर्दू के अंदर, कि आपकी जो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ जो प्राइसेज़ हैं वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। मैं एक अज़म्पशन करता हूँ, लेट्स से आपने आज ₹1200 का आटा लिया है। पिछले साल इसी टाइम पर वो आटा तकरीबन आपको 1000 रुपीज़ का मिल रहा था, यानी कि 1000 रुपीज़ से अब वो 1200 रुपए का हो गया है। जो हम प्राइस इंक्रीज़ है वो तकरीबन कोई 20% बनती है। ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए। मैं कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में था, तो मैंने जो रिकॉर्ड खुद देखा था, ऑलमोस्ट कोई 100% की इंक्रीज़ थी जस्ट इन फ्लावर के केस के अंदर, आटे के केस के अंदर। तो ये तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं खुद भी। अगर आप अपना घर का रिकॉर्ड बना रहे हैं चीज़ों का, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से महंगी हो रही है। अब ये चीज़ हम साल के साल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन ये हर हफ्ते भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो हम जब भी आप कभी सुनते हैं कि इस हफ्ते की महंगाई की जो लेवल है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो सर्टेन परसेंटेज के ऊपर है, उसका इसका मतलब ये होता है कि वो उन्होंने एक साल की बेसिस के ऊपर इस हफ्ते का रिकॉर्ड बताया है आपको। अब बात करें कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड क्या क्या इसी तरह से हो रही है, तो मोर और लेस रिकॉर्डिंग का तरीका, या उसको जिस तरह से स्टैट्स के अंदर डाल रहे होते हैं, वो तरीका तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उसके वेटेजेस डिफरेंट होते हैं। तो मैं आज आपको 3 मुल्कों का बताऊँगा, क्योंकि एक मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, एक मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, और एक मैंने जर्मनी सेलेक्ट किया। इन 3 मुल्कों के जो इन्फ्लेशन को मेज़र करने का तरीका है, हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और आखिर में जैसे मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए जो लोग गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो जो तीनों मुल्क हैं, इसको मैं हवाओं में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इन तीनों मुल्क की जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू ये डेटा लिया, और उसके बाद मैंने ये अपनी कुछ एनालिसिस की है इसके अंदर। तो आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हुए मैंने, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है बताने का कि हर मुल्क की इन्फ्लेशन, अगर आप लेट से कहते हैं ना कि जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन लेट से 3% है, और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 30% है, और इंडिया में लेट से इन्फ्लेशन 15% गवर्नमेंट कह रही है, या जो भी नंबर गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट एक तो इन्फ्लेशन को जो नंबर्स होते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये फर्ज नंबर्स होते हैं। ज़्यादातर ये आपको सही से एक तो ये कि उसका जो तरीका है वो सही नहीं होता। आपको खुद पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इन्फ्लेशन का नंबर जो आपको बताया जा रहा है वो है। प्लस ये कि कुछ चीज़ें आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, दूसरे बंदे पे कम इम्पैक्ट करती हैं, या तीसरे बंदे पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करती हैं। सो इन्फ्लेशन का हर नंबर आप पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करता। मेरे लिए अगर इन्फ्लेशन 30% है, तो हो सकता है जो मुझसे हायर इनकम लेवल का बंदा है उसके लिए शायद वो इन्फ्लेशन 20% हो, और किसी और बंदे के लिए हो सकता है 10% हो सकता है किसी के लिए हो ही ना इन्फ्लेशन, और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो इसलिए कैलकुलेशन का जो मेथड है, और जिस तरह से आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बात करूं, लेट से इंडिया, जर्मनी और पाकिस्तान को कंपेयर करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इन्फ्लेशन के, तकरीबन कोई 12 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जो कि हर मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट होते हैं। जैसे पाकिस्तान के केस में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो आपका फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है, जिसके अंदर खाना पीना हो गया, या लेट से आपका ये ड्रिंक्स हो गई, या इस तरह की जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, या जो कि
जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई आप लग्जरी आइटम्स में नहीं लाते, ये उस तरह की फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी आती है। तो पाकिस्तान के अंदर उसका जो वेटेज है वो 34% है। अच्छा, हम इसके वेटेजेस के ऊपर आते हैं, लेकिन पहले मैं लिस्ट डाउन कर दूं आपसे कि कौन कौन से जो उसके आइटम्स हैं इन्फ्लेशन के अंदर, जो CPI कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल है, ताकि फिर हम उसके ऊपर अलग इंडिविजुअली बात कर सकें। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फिर हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अदर रिलेटेड फ्यूल्स वगैरह, ये सब कुछ एक ही कैटेगरी के अंदर आ गया। कुछ मुल्क इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ मुल्क इसको कंबाइन कर देते हैं, फिर कुछ मुल्क कंबाइन करके फिर उसको फर्दर उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी देते हैं। मैं इसको अभी एक ही कैटेगरी के अंदर डाल के हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और दूसरी जो फ्यूल है आपका, उसको मैं एक ही कैटेगरी के अंदर डालता हूँ। फिर उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवियर हो गया, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर लेट से आप कोई सर्विसेज लेते हैं, लेट से ब्यूटी पार्लर है, लेट से आप कोई पेट ग्रूमिंग सेंटर है, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, या लेट से आपने कोई सर्विसेज करवानी है, आपकी कोई वॉशिंग मशीन खराब हो गई, उस तरह से इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो कंपोनेंट आता है वो बनता है। फिर फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये भी उसी तरह की कुछ चीज़ है जिसके अंदर आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं, या घर के अंदर कुछ चीज़ें फर्नीचर डाल रहे होते हैं, या हाउस होल्ड इक्विपमेंट ला रहे होते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसमें आ जाती हैं। फिर एजुकेशन है, फिर हेल्थ केयर है, फिर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली टेली कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। और फिर रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जिसके अंदर आप एंटरटेनमेंट को ला सकते हैं। और फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस, टोबैको, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी इन्फ्लेशन का पार्ट बनते हैं। अब इसका जो वेटेज, अब ज़ाहिर सी बात है, जो फूड का कंपोनेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंपेयर टू समथिंग, लेट्स से रिक्रिएशन, या लेट्स से आप बात करें फर्निशिंग का, तो वो उसके अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। अब पाकिस्तान की बात करें, तो बल्कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, यहाँ पर तीनों मुल्कों को मैं कंबाइन करके एक आपको स्पाइडर चार्ट दिखाता हूँ। जो स्पाइडर चार्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने इन्हीं वैल्यूज से उठा के दिखाया है आपको। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो फूड एंड बेवरेज का जो कंपोनेंट है वो है ऑलमोस्ट कोई 45%। मैं अगर इसको देखूं तो 45% के करीब फूड एंड बेवरेज का कंपोनेंट बनता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे थे कि जो कि इंडिया और पाकिस्तान और जर्मनी के अंदर कॉमन नहीं थे, या उसकी कैटेगरी कॉमन नहीं थी, तो मैंने उसको कुछ अप एंड डाउन करके नंबर्स लिए हैं। आप अगेन अगर डिटेल में देखना तो उन लिंक्स के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इस तरह से किया। फूड एंड बेवरेजेस का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट 45%। इंडिया कहता है कि हमारा जो CPI का जो पार्ट है वो 45% है, पाकिस्तान कहता है वो 35% है हमारा, और जर्मनी कहता है कि हमारा तो सिर्फ ये 11% या 12% के करीब आता है। तो आप ये देख लें, जब आप CPI की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, और जर्मनी रिपोर्ट करता है लेट से 2% इन्फ्लेशन, पाकिस्तान रिपोर्ट करता है लेट से 30% इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जर्मनी के अंदर फूड जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान से कम हो सकता है पाकिस्तान से ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने कंपोनेंट उसको छोटा रखा हुआ है, उसका जो वेटेज है वो छोटी रखी हुई है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट उस तरह का ना आए। पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर अगर फूड की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा, उनके नंबर्स पे आएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान में जो वेटेज दिया हुआ वो 23% है, जो जर्मनी ने वेटेज दिया हुआ है वो 25% है, और इंडिया ने जो वेटेज दिया हुआ है वो 17% है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो 23% चांसेस ये हैं कि आपकी इन्फ्लेशन के अंदर उसका जो कंपोनेंट है वो ऐड अप होगा। इंडिया में ऑन द अदर साइड 17% उसका, अगर लेट से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर या जर्मनी के अंदर फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो नज़र आएगा वो जर्मनी में नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने 25% ऑफ द CPI कंपोनेंट उसको रखा हुआ है। पाकिस्तान ने 23% और इंडिया ने 17% रखा हुआ है। इसी तरह से क्लोथिंग एंड फुटवियर के अंदर देखें तो पाकिस्तान में 8% है, जो जर्मनी में 4% है, और जो इंडिया ने रखा हुआ है वो 6% है। इसी चीज़ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, मिसलिनियस गुड एंड सर्विसेज, फर्निशिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एजुकेशन देखें आप। अब एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान ने CPI कंपोनेंट 3.79% रखा हुआ है, जर्मनी ने 0.9% रखा हुआ है, और इंडिया ने 4.46% रखा हुआ है। तो क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर हम एक हाउस होल्ड है उसको प्राइवेट एजुकेशन भी देनी पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं कंपोनेंट नज़र आता है। जर्मनी के अंदर ये चीज़ कंप्लीटली, क्योंकि गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करती है एजुकेशन को, तो बहुत कम कंपोनेंट उन्होंने CPI के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो वो गवर्नमेंट खुद पे कर रही होगी, वो कंज्यूमर पे नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए
6.9% है सिर्फ जर्मनी का एजुकेशन एक्सपेंसेस के अंदर अगर कुछ बढ़ते हैं। बहुत कम कंपोनेंट पेरेंट्स को बेयर करना पड़ता होगा अपने बच्चों के लिए लेट्स से एजुकेशन का इन जर्मनी कंपेयर टू पाकिस्तान या इंडिया जिसमें बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है। इस पे भी आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो जिनका बड़ा हाउस होल्ड बजट एजुकेशन पे जा रहा होगा। आप इस सीपीआई कंपोनेंट्स में देखेंगे तो पाकिस्तान में लेट्स से आप कहते हैं 34% फूड एंड बेवरेज का जो मेरा एक्सपेंस है, जबकि एजुकेशन को आपने 3.79 पे रखा हुआ है। अगर आप अपने घर का बजट देखें, लेट्स से किसी बंदे की सैलरी है, मैं कहता हूँ कि 1 लाख रुपए, अज़्यूम करते हैं 1 लाख रुपए सैलरी है और उसने घर में खाना-पीने का जो खर्चा है वो लेट्स से 20,000 रुपए का होता है। तो 20,000 रुपए का जो खाने-पीने का खर्चा है और उसके बाद उसकी उसकी जो बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, वो ऑलमोस्ट लेट्स से आप कहते हैं कि 40,000 रुपए के या 30,000 रुपए के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चों की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आ रहा होता है कंपेयर टू फूड एंड बेवरेजेस। तो इसलिए खाने-पीने के लिए जो आपका मेजर जो खर्चा है वो एक फैमिली के ऊपर उस तरह से नहीं आ रहा और दूसरी फैमिली के ऊपर उससे ज़्यादा आएगा क्योंकि हो सकता है जो आपका एक जो लेट्स से जो लोअर पेड वर्कर है, वो जिसको 30,000 रुपए सैलरी मिल रही है, उसका ज़्यादातर खर्चा खाने-पीने पे आ रहा हो सकता है वो स्कूल भेज ही ना रहा हो अपने बच्चों को। तो इसलिए ये कंपोनेंट्स इसलिए मैटर नहीं करते, करते मैटर लेकिन आपके अपने ऊपर इस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका खर्चा किस तरह से है। इसी तरह से अब आप बात करें रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ की, तो रिक्रिएशन और कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि जर्मनी में 10% सीपीआई के कंपोनेंट में डाला हुआ है क्योंकि वहाँ पर लोग अपने लेट्स से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिक्रिएशन करें या हॉलीडेज़ पे जाएँ। जबकि पाकिस्तान के अंदर उसको हमने सिर्फ 2% 1.59% पे रखा हुआ है, इंडिया में 1.68% पे रखा हुआ है कि हमें पता है हमारी हॉलीडेज़ रिक्रिएशन एज़ सच कोई एक्टिविटीज़ उस तरह की है नहीं, तो अगर किसी का एक्सपेंस पड़ भी रहा है, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट डज़न्ट केयर, इसी तरह की बात है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप साल में 1 दफ़ा वेकेशंस पे जाते हैं, चाहे वो बाहर जा रहे हो मुल्क से या बाहर या मुल्क में ही रह रहे हो, आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का आपको इस नंबर से नहीं पता चलेगा। उसका रीज़न ये है कि ये तो सिर्फ 1.59% इस पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है। हो सकता है फॉर सम रीज़न जहाज़ की टिकट्स कम हो जाएँ। हो सकता है होटल इंडस्ट्री के साथ बुरा टाइम चल रहा हो, होटल के रेट्स कम हो जाएँ। तो आपको तो हो सकता है उसमें बड़ा फ़ायदा हो रहा हो, इन्फ्लेशन का नंबर 30% पे जा रहा हो, लेकिन पिछले साल से किसी होटल का रूम कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है पिछले साल आपने कोई रूम 20,000 में लिया हो, आज वो 15,000 में मिला हो, तो आपको तो वो कम में मिलेगा। तो ये आपको नहीं पता कि आप किस तरह से इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हो इन्फ्लेशन आपको, हो सकता है कम कर रही हो। इस नंबर पे आप नहीं रिलाई कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर हेल्थ की है। जर्मनी के अंदर वो कहते हैं 5.5% आपका जो है कंपोनेंट हेल्थ का आएगा। इंडिया में ऑलमोस्ट 5.9% कहते हैं, पाकिस्तान में 2.79% कहते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि हेल्थ इस तरह से मैटर नहीं करती पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जिस तरह से जर्मनी के लोगों, हालाँकि जर्मनी में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, लेकिन फिर भी जर्मनी में कहते हैं कि 5.5% आपका सीपीआई कंपोनेंट है क्योंकि बहुत सारी हेल्थ की ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद गवर्नमेंट कवर ना करे। पाकिस्तान के अंदर ये तो कॉमेडी होगी ना कि बात करा जाए कि हेल्थ आपको इम्पैक्ट नहीं करती है। हेल्थ केयर तो ऐसी चीज़ है जो बंदे को महल से उठा के सड़क पे लेके आ सकती है क्योंकि जिस तरह के मैंने एक्सपेंसेस देखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो आपको अच्छे से अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये कहना कि 2.79% इम्पैक्ट कर रही है सीपीआई का हेल्थ, वो एक अलग क्वेश्चनेबल है। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि आप जब इन्फ्लेशन को देखें तो जब कोई कहता है ना 30% इन्फ्लेशन, तो उसमें उस नंबर को ऑन द फेस वैल्यू ना लें। उसके अंदर अपनी ज़रा इन्फॉर्मेशन देखें, उसके अंदर थोड़ी-सी अपनी रिसर्च खुद भी करें। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ज़रा एक अब जब मैंने शुरू में बात की थी कि मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ इन्फ्लेशन की वजह से तो उन्होंने बड़ा नुकसान नहीं लिया था, एक हिट ली थी उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन की डर की वजह से। अब उस पे बात करते हैं। अब हुआ ये था उनके साथ कि उन्होंने जब उनको पता चला कि यार इन्फ्लेशन इतनी है और फिर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स भी यूट्यूब पे बोल रहे होते हैं कि भाई आपको, और इवन जो वेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे होते हैं कि आपको इन्फ्लेशन को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह बढ़ाना है कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके वो। अब मुझे आप ये बताएँ कि अगर पाकिस्तान में 38% इन्फ्लेशन चल रही थी आज से कोई 1 महीने पहले, तो उसके अंदर आप किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट में जाएँगे कि आपको 38%
के लेवल की आपको फ़ायदा मिल सके। आप शायद कह लें कि गोल्ड में कर सकते हैं, गोल्ड की ओवरऑल यूएस डॉलर में देखें तो कोई एज सच उसमें मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इसके ऊपर कि एज सच कोई उसने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानी रुपये के अंदर क्यों क्यों रिटर्न दिया? क्योंकि आपके डॉलर की वैल्यू कंपेयर टू पाकिस्तानी रुपये बढ़ गई थी, तो वो पाकिस्तानी रुपये के अंदर उसने इम्प्रूवमेंट दी है। लेकिन आप कहाँ पर ऐसे इन्वेस्ट करेंगे? आपको कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरह का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा है इस वक्त। आपको कोई लेट्स से आप फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर बात करेंगे तो 20-25% का रिटर्न है, 25 तो नहीं 22% का रिटर्न कह लें आप, मिल रहा है आपको। आपको 35% का रिटर्न कहीं गारंटीड नहीं मिलेगा, और आप जहाँ भी 35% का रिटर्न लेने जाएंगे वो रिस्क इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर। अब रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, लेकिन कितने पैसों का रिस्क लेना है, किस लेवल पे रिस्क लेना है, आपकी अपनी कंडीशंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये सोच कर के इन्फ्लेशन 35% है, मुझे एटलीस्ट 40% रिटर्न बनाना है, तब जाके मेरी इन्फ्लेशन मेरा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊंगा। वो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन साहब ने यही किया और उनको किसी ने बेवकूफ़ बनाया और उल्टी सीधी पॉन्जी स्कीम्स के अंदर पैसे डलवाए कि भाई इसके अंदर आपको 40% 50% रिटर्न मिलेगा, इवन ज़्यादा मिलेगा, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। उस डर की वजह से उन्होंने उन उन जगहों पर इन्वेस्ट किया और उसमें नुकसान उठाया। इन्फ्लेशन पूरी ज़िंदगी 30% पे नहीं रहेगी, 38% पे नहीं रहेगी, ये इसको नीचे आना है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, किस लेवल से आपको रिटर्न मिलना है। हो सकता है इस साल आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ 10% का रिटर्न मिला हो, अगले साल हो सकता है 5% का रिटर्न मिले, उससे अगले साल हो सकता है 10% का अगेन मिल जाए, उससे अगले साल हो सकता है आपको 20% का मिले, उससे अगले साल हो सकता है 50% का रिटर्न मिल जाए। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है आपको 20% का रिटर्न मिलना शुरू हो जाए स्टॉक मार्केट से ओवर द लेट्स से 20 ईयर्स पीरियड। इस पूरे पीरियड में 20 ईयर्स के आपकी इन्फ्लेशन किस लेवल पे होगी? हो सकता है आपकी बीच में कभी 38% पे हो सकता है कभी बीच में 7% पे हो, कभी हो सकता है बीच में 15% के ऊपर हो। जिस तरह से ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसी तरह से एवरेज आउट होकर शायद इन्फ्लेशन का नंबर आपका 10% पे आ जाए। अगर आपने ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ 20 ईयर्स इन्फ्लेशन आपकी 20 लेट्स से 12 10% के करीब इन्फ्लेशन थी और आपके रिटर्न्स बन रहे हैं स्टॉक मार्केट से या किसी और इन्वेस्टमेंट से 20% के, आपने बीट किया है इन्फ्लेशन को ओवरऑल, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आपको इंस्टेंटेनियसली आपको ये डिसाइड नहीं करना कि आज आपकी इन्फ्लेशन कम है ज़्यादा है, तो आपको उसी को मैच करते हुए अपने रिटर्न्स लेना है। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग बिफोर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आज आपको 35% की इन्फ्लेशन मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो घर जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना था वो लेट्स से पिछले साल 1 करोड़ का था, तो आज वो 1 करोड़ 35 लाख का हो गया है या नहीं हुआ है? हो सकता है वो 1 करोड़ का ही हो, क्योंकि मैंने देखा है अभी इन्फ्लेशन अपनी जगह पर है, बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ी हैं। तो अगर प्रॉपर्टी की प्राइसेस इस तरह से नहीं बढ़ी हैं, तो आपका जो टारगेट था इन्फ्लेशन को बीट करने का, वो तो सिर्फ इसलिए था ना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकें या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकें। तो आपने इन्फ्लेशन देखी 35% और आप परेशान होने लगे कि यार मेरा अपार्टमेंट तो सिर्फ 1 करोड़ का था और वो तो 1 करोड़ 5 लाख का हुआ है, तो इन्फ्लेशन को तो उसने कहीं बीट ही नहीं किया, ये तो 5 लाख रुपए ही बढ़े हैं इसके अंदर, यानी कि 5% बढ़े हैं, जबकि इन्फ्लेशन आपकी लेट्स से 35% के ऊपर है। तो भाई बात यही है ना कि आप इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन को शामिल कर रहे हैं। आपकी सैलरी हो सकता है या आपकी इन्वेस्टमेंट या जो भी इनकम है आपकी, हो सकता है वो 5 लाख रुपए हो, 4 लाख रुपए हो, 3 लाख रुपए हो। आपको इन्फ्लेशन उस तरह से हिट नहीं कर रही जिस तरह से गरीब बेचारा जिसको इन्फ्लेशन हिट कर रही है 35% के ऊपर, उसके लिए वाकई परेशानी की बात है। उसको अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान होगा जिसकी इनकम कम होगी। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको परेशान होने की सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लेशन 35% है। आपकी आपकी जो घर हाउस होल्ड का एक्सपेंस है वो ओवरऑल 35% इंक्रीज नहीं हुआ है। हो सकता है वो ज़्यादा हुआ हो सकता है वो थोड़ा सा कम हुआ हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके अब स्कूल की फीस ले लें बच्चों की। इसके अंदर एजुकेशन का पार्ट है 3.79%, जो पाकिस्तान के अंदर सीपीआई का कंपोनेंट है, जो बास्केट है उसके अंदर 3.79% उसका पाए का वैल्यू है। अब इसके अंदर आपका जो लेट्स से पिछले साल से लेकर अब तक किसी एक स्कूल ने पहले 10,000 रुपये फीस थी, आज उसकी 12,000 रुपये फीस है। 20% उन्होंने फीस बढ़ा दी है। हो सकता है किसी की लेट्स से 20,000 रुपये फीस हो, उन्होंने लेट्स से उसको 24,000 कर दिया हो, तो अच्छी खासी फीस बढ़ा दी है। तो आपको ये देखना है कि आपकी फीस क्या 35% बढ़ी है या लेट्स से वो 20% बढ़ी है या वो 10% बढ़ी है, कितनी परसेंट बढ़ी है, क्योंकि ये देखना इंपॉर्टेंट है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके जो मेजर आप हो सकता है आपके हाउस होल्ड में जो मेजर खर्चा हो रहा हो वो आपके स्कूल एजुकेशन का खर्चा हो रहा हो। अब आपको वो देखना है कि वो कितना बड़ा है। आपको ये नहीं देखना है कि गवर्नमेंट आपको क्या बता रही है कि इन्फ्लेशन के क्या नंबर है। आपको ये देखना है कि आपको आपके अपने खर्चे
किस तरह से बढ़े हैं। वो ज़रूरी नहीं कि 35% से बढ़े हों, हो सकता है वो 30% से बढ़े हों, हो सकता है वो 20% से बढ़े हों, हो सकता है वो 40% से बढ़े हों। ये तो आपकी लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है ना। हो सकता है आपने सोचा हो कि एक गाड़ी लेनी है मुझको, आज वो पिछले साल वो लेट्स से 50 लाख की थी और इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो आज लेट्स से 1 करोड़ की हो गई है, डबल हो गई उसकी प्राइस नई गाड़ी की। तो आपने तो ये देखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी थी गाड़ी या लेट्स से आपको गाड़ी खरीदनी थी अपने लिए, वो तो आपकी ऑलमोस्ट कोई 100% उसकी या डबल हो गई उसकी प्राइस। इन्फ्लेशन तो सिर्फ 35% पे मौजूद है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, अपने पर्सपेक्टिव को देखें, गवर्नमेंट के नंबर्स को भी देखें, सिर्फ स्टडी करने के लिए। इन सारी वेबसाइट्स का मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप उसको ज़रूर जाके देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं कमेंट्स के अंदर हर एक का लिंक लगा दूंगा, जस्ट इन केस अगर आपको जाके देखना है। अच्छा, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो मैं यूएई में रहते हुए यूएस के स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि डाइवर्सिफाइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जीसीसी कंट्रीज़ में अगर आप हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका में आप इन्वेस्ट करके यूएस के स्टॉक्स में बराका में अपना अकाउंट खोल के यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं। मेरा लिंक एक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट्स के अंदर वहाँ पर आप जाकर उसको उस पर साइन अप कर सकते हैं। अप टू $25 का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। अब हम दोबारा से इस वीडियो पे आते हैं। अच्छा, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँ तो अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने $10 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स लिए थे। अब ट्रेजरी बिल्स कहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट करते हैं? वो नहीं करते। ये एक नॉर्मल गवर्नमेंट की प्रोडक्ट है जो कि आपको एक बेयर मिनिमम रिटर्न दे रही होती है, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो अगर वो इतने अक्लमंद लोग हैं तो वो क्यों नहीं किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करते? तो उनको भी तो पता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे वहाँ पर। ट्रेजरी बिल्स में डाल के वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे, तो लेकिन उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर लिया है। उनको भी पता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। हर वक़्त आपको इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लेशन को बीट करना ज़रूरी नहीं है। आई होप कि मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर सका हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाई थी पैसिव इनकम के ऊपर, रिसेंटली बनाई थी। मैं यूएई में रहते हुए किस तरह से पैसिव इनकम्स के अंदर डील करता हूँ और किस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैं नॉर्मली क्यू&ए सेशंस करता हूँ लोगों के साथ, कुछ ईमेल्स आती हैं तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पर एक रीसेंट वीडियो लगाई है मैंने, उसको जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।